नमस्कार दोस्तों, आज डेट है 16 मार्च 2022। स्वागत है आपका दैनिक जागरण के न्यूज़ डिस्कशन में। डिस्कशन का जो पहला टॉपिक है वो टॉपिक है कि हिजाब का इशू को लेके हाई कोर्ट में मामला गया था। ठीक है, उन्होंने हिजाब को लेके पुनः एक बार दोहराया है कि हिजाब जो है वो इस्लामिक धर्म का अभिन्न अंग नहीं है। ठीक है, अभिन्न हिस्सा मतलब ये होता है कि ऐसा चीज़ें, ऐसा नियम जो कि इस धर्म के मूल हो। ठीक है, ऐसा धर्म जो कि उस धर्म के मूल हो उसको हम बोलते हैं अभिन्न हिस्सा। जैसे मान लीजिए कि कोई भी धर्म है उसमें कोई भी चीज़ें रखना इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो वो उनका क्या हो गया, उस धर्म का अभिन्न हिस्सा हो गया। तो उसी तरह से ये अभिन्न हिस्सा नहीं है। इस आर्टिकल में हमें जो याद करने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है, वो है अनुच्छेद 25। ये फंडामेंटल राइट है। आपका जो फंडामेंटल राइट है, मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकार कहाँ से आर्टिकल चालू होता है? आर्टिकल 12 से लेके 35 तक जो है फंडामेंटल राइट के बारे में दिया हुआ है। ठीक है, उसमें से जो 25वां आर्टिकल है, ठीक है, आर्टिकल नंबर 25, ये किससे संबंधित है? संबंधित है ये कि आपको किसी भी धर्म के लिए आपको अपने धर्म को मानने के लिए आज़ादी है। ठीक है, तो ये आर्टिकल 25 है। इस आर्टिकल में यही था। और हिजाब का जो इशू है हमने बहुत दिनों से ही इसको डिटेल में डिस्कस किया। अब जो आपको डिटेल में डिस्कस मिलेगा वो आपको किसी मैगजीन में मिल जाएगा, वहाँ से आप इस इशू को कवर कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल जो ये वाला है, ये वाला एक जो है कि मिसाइल की जो सिस्टम है, मिसाइल सिस्टम में हमारा विश्वसनीय, ये राजनाथ सिंह जी एक्चुअली लोकसभा और राज्यसभा में बता रहे थे, तो उससे संबंधित है। इसमें इशू क्या हुआ था ये बताते कंटेक्स्ट। ये है कि पाकिस्तान जो है ना, पाकिस्तान में हमारा जो मिसाइल है एक गलती से लॉन्च हो गया था, मतलब चली गई थी सिस्टम एरर की वजह से। तो इसी कारण उसमें हमने आपत्ति भी जताई थी और इस इशू को पाकिस्तान चाहता है कि वर्ल्ड लेवल पे हम लेके जाए। तो इसीलिए हमने राज्यसभा में भी आके इस स्टेटमेंट दिया कि हमारा जो मिसाइल सिस्टम है वो सुरक्षित है। लेकिन होती है कि सिस्टम होता है, हर कुछ आपके हाथों में नहीं होता, तो कभी मिसमैनेजमेंट हो जाती है, तो उस कारण से हो गया था। राइट, नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल, इसमें राइटर जो जयशंकर जी है, ये विदेश मंत्री है। इन्होंने बताया कि यूक्रेन घटना से क्या होगा कि अर्थव्यवस्था पे बहुत बड़ा असर पड़ेगा। अब अर्थव्यवस्था पे क्या असर पड़ेगा ये समझते हैं हम शॉर्ट में। अर्थव्यवस्था पे इनका कहना है कि इससे क्या होगा कि वस्तुओं का जो कीमत है उसकी कीमत पे साफ असर दिख रहा है। क्यों? क्योंकि इससे जो आपूर्ति श्रृंखला है, आपूर्ति श्रृंखला मतलब कि किसी भी चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह आपूर्ति करना। ठीक है, आपूर्ति करना, जो मांग है, मांग को जो सप्लाई करने की आपूर्ति है वो ब्रेक होगी। ये जो ब्रेक होगा तो इसी की वजह से क्या होता है कि मांग बढ़ेगी और आपूर्ति ज़्यादा नहीं होगा, तो रेट क्या होगा, बढ़ जाएगा। राइट, तो ये सारी चीज़ें रहता है। क्योंकि ऊर्जा, ये जो देश है उसकी ऊर्जा की ज़रूरत होती है, तो ऊर्जा के लिए हम बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है यहाँ से। ठीक है, इन देशों से। या फिर आप देख सकते हो कि यूरोपीय जो कंट्री है ना, वहाँ पे भी इसका असर दिखने लगा है। तो ये सारी समस्या जो है वो इससे हमारे यहाँ पे आर्थिक प्रभाव आ सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल इस पेज में है कि हमें सच की छुपाने की ज़रूरत नहीं है। ये जो मूवी जो है कश्मीरी फाइल, ये जो कश्मीरी पंडित के बारे में बात करते, तो उसी से संबंधित है कि मोदी जी ये स्टेटमेंट जारी कर रहे थे कि अभिव्यक्ति की आज़ादी, अभिव्यक्ति की जो आज़ादी है ना, वो आर्टिकल हमें किस में बताता है? आर्टिकल 19 बताता है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आर्टिकल 19 बताता है। यह हमारा फंडामेंटल राइट है। देखिए अब ये क्या चीज़ें चल रही है, कश्मीरी पंडितों के लिए क्या इशू था, फिल्म में क्या चीज़ें था, ये हमारे लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हमारे लिए यही इंपॉर्टेंट है कि अभिव्यक्ति की आज़ादी जिस तरह से एक व्यक्ति का भी होता है उसी तरह से एक फिल्मी जगत का भी होता है। इससे संबंधित यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछ चुका है पहले भी मेंस में। तो उनकी भी आज़ादी है और किसी चीज़ को सच में लाने के लिए आप इस चीज़ को पीछे नहीं नकार सकते, यही मोदी जी का कहना था। तो हमारे लिए सिर्फ एक पॉइंट अच्छा निकल के आता है इस एडिटोरियल से, इस आर्टिकल से, कि अभिव्यक्ति की जो आज़ादी है वो आर्टिकल 19 में दिया हुआ है। तो इसको याद करके रखेंगे। आर्टिकल 19 जो है वो वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करती है। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल इस पेज के अंदर नहीं है, इस पेज के अंदर भी नहीं है। इस पेज के अंदर है कि राष्ट्रीय स्तर पर एनआरसी को लेके जो तैयारी करने का अभी नहीं लिया है कोई फैसला। मतलब कि एनआरसी जो है वो अभी तक कोई फैसला नहीं लिया गया है कि हमने इसको पूरे देश के स्तर पे इसको लागू करेंगे। अब हम डिटेल में डिस्कस करते हैं कि एनआरसी होता क्या है। देखिए, एनआरसी का जो पूरा नाम है वो है राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर। राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर, ये एनआरसी वह है जिसमें सभी भारतीय नागरिकों के बारे में विवरण दिया हुआ है। सभी जितने भी भारतीय है ना उनके बारे में पूरा डिटेल इस एनआरसी में लिखा गया है। ठीक है, यह कब तैयार किया गया था? 1951।
1951 में जो जनगणना हुआ था उसके पश्चात इसको तैयार किया गया था, इस रजिस्टर को। ठीक है, इसमें क्या है कि जनसंख्या के दौरान जो सभी व्यक्तियों का विवरण है इसमें शामिल किया गया है। देश में अभी तक केवल असम राज्य जो है उसमें ही लागू किया गया है एनआरसी को, और दूसरे राज्यों में इसको लागू नहीं किया गया है। इसमें असम में भी जो लागू किया गया है उसमें ये कहा गया है कि 25 मार्च 1971 में क्या है कि असम में जो रहने वाले थे, उससे पहले जो रहने वाले थे उनको इसमें नाम शामिल है, और जो उसके बाद है उसका नाम इसमें शामिल नहीं है। ठीक है, एनआरसी वही राज्यों में लागू होता है जहाँ पे अन्य देशों से नागरिक जो है वो भारत में प्रवेश करते हैं। अन्य देशों से नागरिक भारत में प्रवेश करते हैं, उन्हीं को लगाया जाता है। 1947 में आपको पता है कि हमारा देश की बंटवारा होती है, आज़ादी होती है, उसी समय बंटवारा भी होता है और पाकिस्तान अलग हो जाता है, ये अलग हो जाता है। तो अभी के टाइम के जब बांग्लादेश है वो पहले पूर्वी पाकिस्तान होता था। ठीक है, तो लोग बहुत ज़्यादा असम से क्या चले गए थे, पूर्वी पाकिस्तान की ओर चले गए थे, लेकिन उनका ज़मीन यहाँ पे था तो इसलिए इनके आना जाना लगा होता था। ठीक है, तो जिसके चलते 1991 में राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर तैयार किया गया, इसी के कारण। ठीक है, इसके कारण किया गया। उसके बाद क्या होता है कि एक फ्रीडम करके नागरिक बांग्लादेश को आज़ादी के लिए वहाँ पे संघर्ष जारी होता है। उसके दौरान बहुत सारे शरणार्थी क्या थे, भारत में आ गए थे, बहुत सारे शरणार्थी भारत के अंदर आ गए थे। भारत के अंदर आने के बाद आबादी जो था उनके बदलने लगा था, और ये केवल जो था ना 80 के दशक में जो अखिल असम छात्र संघ जो है उन्होंने एक अवैध रूप से जो असम में जो रहने वाले थे उनके खिलाफ आंदोलन चलाया कि जो अवैध रूप से यहाँ पे रहते हैं उनको यहाँ से निकाला जाए। ठीक है, तो इसको पहचान करने के लिए ये आंदोलन चालू किया गया। बाद में सरकार ने 1985 में एक असम समझौता पे हस्ताक्षर किया और एक एनआरसी की तैयार करने का निर्णय लिया। ठीक है, जिसके कारण से पहला जो राज्य है वो एनआरसी के लिए। तो आपने एनआरसी का मतलब समझ गए होंगे। एनआरसी वो है कि नागरिकों के बारे में जहाँ पे पूरा डिटेल दिया हो। राइट, ये कब तैयार किया गया था? 1991 की जनगणना के बाद किया गया था। 51। ठीक है, 51। तो इसकी जनगणना के बाद किया गया था। और अब असम में जो लागू किया गया है वो है कि 25 मार्च 1991 से पहले जो यहाँ पे रह रहे हैं उनको नाम है, जिनका नाम नहीं है उनका नाम इसमें शामिल नहीं किया गया। चलिए अब नेक्स्ट आर्टिकल की ओर लौटते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल इस पेज के अंदर नहीं है, इस पेज के अंदर भी नहीं है, आप देख लेंगे। इस पेज के अंदर पूरा नहीं है। अब शपथ ग्रहण के लिए के बात चल रही है कि 26वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेंगे, तो ये मुख्यमंत्री के रूप में, ये सब हमारे लिए इशू नहीं है। ठीक है, इस पेज में आपको भी आर्टिकल नहीं देखने के लिए मिलेगा। ओके, एक मिनट। जीएसटी काउंसिल के फैसले पे राजनीति का असर दिख रहा है। ठीक है, तो एक्चुअली ये जीएसटी काउंसिल से संबंधित है, ये क्रिप्टो करेंसी को लेके ये सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है। अब जो हमारा इशू आता है कि हमें क्या जानना चाहिए, हमें जीएसटी काउंसिल के बारे में जानना है कि जीएसटी काउंसिल होता क्या है। देखिए, आपको पता होगा कि हमारे यहाँ पे अप्रत्यक्ष कर जो होता है, अप्रत्यक्ष कर, बहुत सारे अप्रत्यक्ष कर थे। इस अप्रत्यक्ष कर को ख़त्म करके एक अप्रत्यक्ष रखा गया था जिसको कर बोला जाता है जीएसटी। ठीक है, जब जीएसटी लागू किया गया, ठीक है, भारत में जीएसटी लागू किया गया। ओके, आप बताएंगे हमें जीएसटी कब लागू किया गया भारत के अंदर, ये कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे। जब जीएसटी लागू किया गया तो उसके साथ साथ उसका एक परिषद बनाया गया। ठीक है, जो परिषद जो है वो जीएसटी से संबंधित जो मुद्दे हैं उस पर वो क्या करते हैं, केंद्र और राज्य मिलकर सिफारिश करते हैं। केंद्र और राज्य मिलकर मतलब एक जगह बैठते हैं और उस पर फैसला लेते हैं। जो अनुच्छेद 279A के अंदर है, यह एक संवैधानिक निकाय है। संवैधानिक निकाय मतलब कि संविधान में संशोधन करके इसको बनाया गया है। ठीक है, तो ये एक संवैधानिक निकाय है। वैधानिक निकाय वो होता है जो कानून के द्वारा बनाया जाता है। ठीक है, असंवैधानिक निकाय क्या है कि ये कानून के संशोधन करके हम इस निकाय को संविधान में दर्ज किए हैं। ठीक है, तो ये संवैधानिक निकाय है। इसके जो जीएसटी है, जीएसटी जो परिषद है उसका जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है? जीएसटी काउंसिल का अध्यक्ष। जीएसटी काउंसिल के जो अध्यक्ष होते हैं वो केंद्रीय वित्त मंत्री होते हैं। वही अन्य जो सभी सदस्य होते हैं वो राज्य के जो भी वित्त मंत्री होते हैं ये इनके सदस्य होते हैं। ठीक है, यह एक संघीय निकाय है। संघीय निकाय मतलब क्या है? जहाँ पे राज्य और केंद्र दोनों का प्रतिनिधित्व बैठता है। ठीक है, ये संघ है। हमारा संघ क्या होता है? संघ वो होता है जहाँ पे राज्य है और देश है, और देश के अंदर जो संघ है सबके अपनी अपनी शक्तियों का बंटवारा है, वो हमारा संघ कहलाता है, मोटे मोटे तौर पे आप समझे तो। ठीक है, तो यह जो है एक संघीय निकाय है। राइट, तो हमने समझ लिया कि जीएसटी काउंसिल जो है वो एक संघीय निकाय है, और जीएसटी जो बना था वो सभी अप्रत्यक्ष कर को ख़त्म करके एक जीएसटी मतलब गुड्स एंड सर्विस टैक्स बनाया गया था,
जो भारत में। अप्रत्यक्ष कर क्या होता है, मैं सीधा सिंपल भाषा में समझाऊँ। अप्रत्यक्ष कर ये होता है कि जैसे मान लीजिए कि आप हैं, ठीक है, सरकार ने आपके ऊपर टैक्स लगाया तो आप टैक्स नहीं दोगे, आप दूसरे के ऊपर डिपेंड कर दोगे। जैसे मान लीजिए ये बिस्किट है, ये बिस्किट आपने मैन्युफैक्चरिंग करते हो तो सरकार तो आप पे टैक्स लगाएगी, लेकिन आपने क्या किया, इस टैक्स को थोक विक्रेता पे ट्रांसफ़र किया, थोक विक्रेता के किस पे ट्रांसफ़र किया, रिटेलर के पास, रिटेलर ने कस्टमर से। अब ये पैसा किससे वसूला जाएगा, ये पैसा कस्टमर से वसूला जाएगा, और जमा कौन करेगा, ये लास्ट व्यक्ति, ये इसको देगा, ये इसको देगा, ये इसको देगा, फिर ये जाके जमा करेगा। तो ये होता है अप्रत्यक्ष कर। प्रत्यक्ष कर क्या होता है कि जिसके ऊपर लगाया जाता है उसी को उसको भरपाई करना पड़ता है, ठीक है, उसको हस्तांतरण नहीं किया जा सकता, उसको हम बोलते हैं अप्रत्यक्ष कर। चलिए अब नेक्स्ट आर्टिकल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल इस पेज के अंदर नहीं है, इस पेज के अंदर है कि भारत जो है ना वो क्लीन चिट मिल गया है कि भारत ने क्या किया था पता है, कि मिसाइल का जो हमारा मिसगाइड हुआ था ना, मिसाइल जो चला गया था पाकिस्तान में, अब ये मामला लेके संयुक्त राष्ट्र में गया था कौन, पाकिस्तान, कि दुनिया को दिखाना चाहता है कि देखो हम कितना शांत है, अपने आप को अच्छा बन रहा है, ठीक है, कि हम इतना शांत है कि हमने हमारे ऊपर कोई मिसाइल दाग दिया, हम कुछ नहीं बोले, हम आपके पास आए हैं, आप लोग कुछ करो। भैया ऐसा नहीं, नौटंकी मत करो, आप भी कुछ करते हो। हमारा मिसगाइड हुआ है, मिस हो गई थी, और हमने इसको लेके क्या किया था, माफ़ी भी मांगा था उनसे, ठीक है, लेकिन फिर भी वो मामला लेके गए तो इससे कुछ फ़र्क पड़ने वाला है नहीं, क्योंकि भारत इतना कूटनीतिक मामले से तेज ही है और उनसे बहुत ज़्यादा आगे है कि इनका छोटी छोटी मामले का भारत पे उतना ज़्यादा असर पड़ने वाला है नहीं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल जो है ये देखिए, छिन भिन होता जा रहा है विश्व व्यवस्था। ये विश्व व्यवस्था की बात हो रही है, ये फिर यूक्रेन वाला इशू चल रही है, यूक्रेन वाला परिप्रेक्ष्य में, तो इसको हमें नहीं देखना है, फिर भी मैं बाद में बार बार बता रहा हूँ क्योंकि हमें पीएचडी करने की ज़रूरत नहीं है। ये कश्मीर वाला जो है फिल्म वाला उसके ऊपर है, इसको भी हमें नहीं देखना है। ये एक्चुअली ये आर्टिकल है इंपॉर्टेंट आर्टिकल, वो है कि फिर से बजी खतरे की घंटी। ये खतरे की घंटी फिर से क्या बजी कि आईपीसीसी ने फिर से इन्वायरमेंट पैनल, ठीक है, इन्वायरमेंट पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज की 8वीं आकलन जो है ना रिपोर्ट जारी किया 2022, जो जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। इसमें कहा गया है कि पारिस्थितिकी तंत्र और मानव समाज पे प्रभाव, इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। इसमें आपको पता है कि कार्बन उत्सर्जन के कारण ही बहुत ज़्यादा इस पर चीज़ें पड़ती है, बुरा असर पड़ने के लिए हमें दिखता है, जिससे कि आगे आने वाले आप समय में देख सकते हो कि एक गर्मी बहुत ज़्यादा हो सकती है, भोजन पानी की कमी हो सकती है, डेंगू मलेरिया जैसी बीमारियां की वृद्धि हो सकती है, अनाज की उत्पादनता घट सकती है, खाद्य पदार्थ घट सकता है, पोषकता मतलब कि जो वो है ना पोषक आहार कम हो जाएगा, ठीक है, जिससे कि अन्य जो सामाजिक और आर्थिक समस्या है उसका सामना करना पड़ सकता है। अब हम डिटेल में डिस्कस करते हैं कि जलवायु परिवर्तन क्या है, ठीक है, जो हमारा जीएस पार्ट टॉपिक का 3B पार्ट है, ठीक है, जीएस पेपर 3 में ये एक टॉपिक दिया हुआ है जलवायु परिवर्तन। अब सबसे पहले चीज़ें हम देखते हैं कि जलवायु परिवर्तन होता क्या है। ये जो वर्ड है जलवायु परिवर्तन, इसमें समझते हैं हम। उससे समझने से पहले हम एक वर्ड को जानेंगे, वो है कि जलवायु, ठीक है। जलवायु क्या है? जलवायु का आश्रय किसी दिए गए क्षेत्र में लंबे समय तक औसतन मौसम से होता है। मतलब कि एक ही मौसम औसतन कितने समय तक रहता है उसको हम क्या बोलते हैं, जलवायु। किसी समय में एक जो मौसम होता है उसको हम बोलते हैं जलवायु। जब किसी क्षेत्र में विशेष के औसत से मौसम में परिवर्तन आता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, जलवायु परिवर्तन। एक तक ये टाइम है, टाइम ये है कि नवंबर में ठंडी चालू होगी, और ये जनवरी या मार्च तक चलता है, फरवरी तक चलता है। अब समझिए ये जनवरी में नवंबर में ना चल के ये क्या हो, अक्टूबर से ही चालू हो, इधर ये फरवरी में ना हो के ये जनवरी में ही ख़त्म हो, या दिसंबर से ही गर्मी लाना चालू हो जाए, या फिर दिसंबर में गर्मी चालू हो। क्या है कि एक जो समय है, जो मौसम की एक जो समय है, इसमें जो परिवर्तन होता है उसी को हम बोलते हैं जलवायु परिवर्तन। ये परिवर्तन जो है वो किसी विशेष स्थान पे आपको मौसम में किया जाता है, ठीक है, मौसम में किया जाता है, जो संपूर्ण विश्व में होता है। ये वर्तमान समय में इसका प्रभाव जो है वो लगभग पूरे ही विश्व में पड़ रहा है जलवायु परिवर्तन का। जिससे क्या होता है कि वैज्ञानिकों का कहना है कि जलवायु का तापमान जो है, पृथ्वी का तापमान लगातार बढ़ रहा है। 100 वर्षों में पृथ्वी का तापमान जो है 1 डिग्री बढ़ चुका है, ठीक है, फ़ारेनहाइट तक बढ़ चुका है। जिससे कि क्या होता है, पृथ्वी का तापमान वृद्धि होने से इनके जो हिमपात होते हैं, हिमपात मतलब समझते हैं, हिमालय जो बर्फ़ होता है, हिमनद पात पीतल जो होता है, उसके बाद होता है आइस जो होता है,
ठीक है, बर्फ़ जो होता है वो बर्फ़ क्या होता है, पिघलता है ग्लेशियर पे, और बर्फ़ पिघल के क्या होता है कि पानी बहुत ज़्यादा, समुद्र का पानी बढ़ जाता है, उससे आप देखोगे कि बहुत ज़्यादा चक्रवात आती है, तूफान आता है, बारिश होने का डर होता है, ये सारी चीज़ें होता है। अब हम समझते हैं कि एक्चुअली इसका कारण क्या होता है, ठीक है, एनालिसिस बेस से हम समझेंगे कि कारण क्या होता है। तो हम दो प्रकार के कारण देखते हैं जलवायु परिवर्तन का, एक है प्राकृतिक कारण, दूसरा है मानव गतिविधियाँ, ठीक है, प्राकृतिक गतिविधियाँ और मानव गतिविधियाँ। प्राकृतिक गतिविधियाँ क्या होता है, प्राकृतिक गतिविधियाँ में आप देख सकते हो कि महाद्वीपीय संवहन, महाद्वीपीय संवहन का मतलब होता है कि महाद्वीप का घिसकना। आपने देखा होगा पहले हमारा, आपने जब पढ़ेंगे तो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के तहत, तो आप देखेंगे कि पहले हमारा क्या था, सभी जो महाद्वीप थे वो एक जगह थे, लेकिन बाद में क्या हो गया कि गोंडवाना लैंड और ये दोनों अलग हो गया, ठीक है, अलग होते होते बाद में ये टूटते टूटते 7 महाद्वीप में बढ़ चुका है। ये असर अभी भी धीरे धीरे क्या है, चल रहा है, अभी भी ये घिसक ही रहा है, जिसके कारण क्या होता है, समुद्र की जो धारा और हवाएं है उसको प्रभावित करता है और उससे पृथ्वी पे जलवायु परिवर्तन पड़ता है, असर पड़ता है। उसके बाद हम तीसरा देखेंगे कि इससे क्या होता है कि जलवायु परिवर्तन से एक कारण और है, वो है ज्वालामुखी विस्फोट। जो ज्वालामुखी विस्फोट होता है, जो समुद्र है, सॉरी पृथ्वी है, पृथ्वी के नीचे जो मलबा है, ठीक है, वो लावा है, वो लावा गर्म होकर एक जगह से फट के जो बाहर निकलता है, उस कारण से क्या होता है, जलवायु परिवर्तन पे इसका भी असर पड़ता है, इससे टेम्परेचर बढ़ती है, ठीक है। उसके बाद है पृथ्वी का झुकना। पृथ्वी की जो झुकाव के कारण भी ऋतुओं का परिवर्तन होता है, और ऋतुओं के परिवर्तन के कारण से क्या होता है कि अधिक गर्मी तथा अधिक सर्दी, और कम झुकने से क्या होता है, अधिक यदि झुक जाएगा पृथ्वी तो क्या होगा, अधिक गर्मी होगा, अधिक सर्दी भी होगा। यदि कम झुकेगा तो क्या होगा कि कम गर्मी होगा, कम सर्दी होगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, इससे भी प्रभाव पड़ता है। उसके बाद है समुद्री धारा। समुद्र के जो धारा है, आप देखोगे कि पृथ्वी पे 71% जो भाग है वो समुद्र है, और बाकी जो 71% जो भाग है वो समुद्र है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि वातावरण जमीन की तुलना में 2 गुना सूर्य की जो प्रकाश को अवशेष करता है। आपको पता है कि जलवायु पर समुद्र जो होता है बहुत धीरे धीरे ठंडी होती है, और बहुत धीरे धीरे वो गर्म भी होता है। जब वो गर्म हो जाता है ना तो उसको ठंडी होने में समय लगता है। तो इसलिए आप देखेंगे एक मिनट, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि सागरों में जो प्रकाश संश्लेषण है वो सबसे ज़्यादा सिंक होता है, ठीक है, प्रकाश संश्लेषण सिंक होता है। इससे क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड सिंक होता है, और इससे इस चीज़ों की बढ़ावा हो जाती है। अब हम देखते हैं मानव गतिविधियाँ। मानव गतिविधियाँ में पहला गतिविधियाँ है शहरीकरण। आप देखेंगे कि हमारे यहाँ पे रोजगार के लेके लोग क्या है, बहुत ज़्यादा शहरों की ओर भाग रहे हैं, और शहरों की ओर भाग रहे हैं तो इससे क्या होता है कि बैलेंस गड़बड़ होती है, इमारतें ढांचा बहुत ऊंचे ऊंचे बन रहे हैं, ठीक है, जिससे कि इस पर प्रभाव होता है। उसके बाद औद्योगिकरण। आज के डेट में आप देखते हो कि औद्योगिकरण से हमें क्या मिलता है, सल्फर ऑक्साइड, ठीक है ना, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये सब सारी चीज़ें हमें मिलता है, जो हमारे जो ग्रीन हाउस प्रभाव है ओजोन परत को ये क्या पड़ता है, क्षति पहुंचाता है, ओके। उसके बाद है वनोन्मूलन, मतलब वन का जो नियंत्रण जो ज़रूरत है उसको, वन को बहुत ज़्यादा खेती के लिए, लकड़ी के लिए हो सकता है, फर्नीचर के लिए हो सकता है, घर बनाने के लिए हो सकता है, वनों को क्या किया जा रहा है, काटा जा रहा है, ठीक है। उसके बाद है रासायनिक कीटनाशकों और उर्वरक को क्या हो जाए, बहुत ज़्यादा डाला जा रहा है। आप देखोगे ये उर्वरक को डालने की वजह से क्या होता है कि एक तो छोटे छोटे जो पक्षी होते हैं वो क्या करते हैं, वो उस चीज़ों को मतलब आपके खेत में जाके कुछ खाते हैं तो उससे उनकी डेथ हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे असर हमें दिखता है। उसके बाद है इसका प्रभाव क्या पड़ता है जलवायु परिवर्तन का। हमने तो कारण जाना, अब प्रभाव पहला प्रभाव कि वर्षा पे प्रभाव, ठीक है, बारिश बहुत ज़्यादा होती है, राइट। उसके बाद है समुद्री स्थल पे प्रभाव। हमने क्या बताया कि ग्लेशियर जब पिघलेगा तो पानी कहाँ आएगा, समुद्र में, और समुद्र में आएगा तो उसका क्या होगा कि धीरे धीरे उसकी लेयर बढ़ती जाएगी, ठीक है, उसका लेयर, पानी का लेयर बढ़ता जाएगा। तो इस पर प्रभाव होता है, जिससे आप देख सकते हो कि उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, ये जो हमारे तटीय राज्य है, इसमें आप देखोगे कि बहुत ज़्यादा जो जलमग्न हो जाता है, ठीक है, चक्रवात आती है, ये इन सारी चीज़ों से क्या होता है कि समस्या निकल के आती है। उसके बाद है कृषि पे प्रभाव। इसका एग्रीकल्चर पे बड़ा प्रभाव पड़ेगा। अब मान लीजिए कि बिना टाइम पे यदि बारिश हो जाता है तो हमारे जो खेत है उसको तो नुकसान पहुंचेगा ना, फसल को तो नुकसान पहुंचेगा, ठीक है। उसके बाद है जैव विविधता पे प्रभाव। जैव विविधता क्या होता है कि जैव आपकी जो बायोस्फीयर है, ठीक है, उसमें हर जगह जो डाइवर्सिटी है हमारा, उसमें जैव विविधता जो है उसको हर एक साइकिल जो होता है हर एक किसी के ऊपर डिपेंडेंट होता है। इस जलवायु परिवर्तन के कारण क्या होता है, यदि कोई एक टूट जाता है साइकिल तो पूरा ही अनुकूलन खत्म हो जाता है वहाँ पे, ठीक है।
उसके मानव स्वास्थ्य के ऊपर प्रभाव पड़ता है, मानव का जो स्वास्थ्य होता है वो भी प्रभाव होता है जलवायु परिवर्तन से। उसके बाद इसमें आप देख सकते हो हृदय रोग आ सकता है, सांस लेने में प्रॉब्लम आती है, बीमारी, ये सारी चीज़ें होती। उसके बाद है कि जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए वैश्विक प्रभाव क्या क्या है। तो वैश्विक प्रभाव में आप देख सकते हो जलवायु परिवर्तन के अंतर्गत अंतर सरकारीय पैनल, ठीक है, IPCC का, इसका उद्देश्य है कि जलवायु परिवर्तन जो है उसको प्रभाव और भविष्य के लिए जो संभावित जोखिम है उसके अनुकूल प्रभाव को कम करना, ठीक है। उसके बाद है संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क सम्मेलन, ठीक है, इसका उद्देश्य है कि वायुमंडल जो है उसका जो ग्रीन हाउस गैस है उसका उत्सर्जन को नियंत्रण करता है। और 1997 में ये इसका क्या है, बहुचर्चित, जो आप देख सकते हो कि टोक्यो जो है, ठीक है, क्योटो सम्मेलन हुआ था, क्योटो प्रोटेक्ट समझौता हुआ था, उसके तहत इसमें काम किया जाता है। उसके बाद है पेरिस समझौता। पेरिस समझौता का उद्देश्य है कि ग्रीन हाउस गैस जो है उसके उत्सर्जन को कम किया जाए पूरे विश्व के लेवल पे। इसलिए आप देखोगे कि पेरिस समझौता के तहत हम चाहते हैं कि इसको ग्रीन हाउस गैस को कम से कम किया जाए। उसके बाद है कोपेक 26 होता है, इसका उद्देश्य होता है कि जितने भी जलवायु परिवर्तन से जो प्रभाव है और जो जूझ रहे हैं उनको हम क्या करें, अनुकूल तापमान को लेके एक बैलेंस बनाया जाए और ग्रीन हाउस गैस की कटौती की जाए, ठीक है, जिसकी तात्कालिक जो आवश्यकता है उसको पूरा हो सके। इसके लेके भारत में क्या चीज़ें चल रहा है, तो भारत में जलवायु परिवर्तन पे राष्ट्रीय कार्यक्रम है, ठीक है, जिसको शुभारंभ 2008 में किया गया था। इस कार्यक्रम के तहत 8 मिशन चलाया जाता है। पहला राष्ट्रीय सौर ऊर्जा मिशन, उसके बाद विकसित ऊर्जा क्षमता के लिए राष्ट्रीय मिशन, ठीक है, सुस्थिर निवास के लिए राष्ट्रीय मिशन, राष्ट्रीय जल मिशन, सुस्थिर हिमालय पर जो पर्वतीय स्थिर जो तंत्र है उसके लिए, हरित भारत हेतु मिशन, ठीक है, ये जलवायु परिवर्तन से संबंधित सारी चीज़ें। और भारत ने सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का में भी एक परमानेंट मेंबर के रूप में और स्थापित जो मेंबर है उसके रूप में काम किया था। भारत और फ्रांस मिलकर 2015 में 30 नवंबर 2015 में इसको पेरिस समझौता के दौरान ली थी। और बाद में इसको कब स्थापित किया गया था, इसकी क्षमता है कि 2030 तक इसमें निवेश करके और $1000 बिलियन तक इससे राशि जुटाया जा सके, राइट। अब आपके पास एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको हैंडल करके आना है, लिख के रखना है कि जलवायु परिवर्तन से आप क्या समझते हैं। हमने डिटेल में डिस्कस किया, जलवायु परिवर्तन का प्रभाव का उल्लेख करते हुए इससे निपटने के दिशा में किए जा रहे प्रयासों की समीक्षा करें, ठीक है, ये हमने डिस्कस किया, ये क्वेश्चन आपको लिख के आना है, ठीक है। नेक्स्ट आर्टिकल इस पेज के अंदर नहीं है, इस पेज के अंदर वही है जाति वाला, ये पॉलिटिक्स वाला इशू है, इसको हमें नहीं देखना है, इस पेज के अंदर भी नहीं है। इस पेज के अंदर है कि अब रूस ने किया क्या है कि अमेरिका के जो राष्ट्रपति है उनके विदेशी यात्रा पे इन्होंने क्या किया है, रोक लगा दिया है। तो जब रोक लगा दिया तो ये सारी चीज़ें उस पर लगाया है, तो अब अमेरिका में भी नहीं लगा दिया, तो वही सारी चीज़ें चलता है। उसके बाद है एक चीज़ है कि चीन को अमेरिका ने धमकी दी है, चेतावनी दी है कि आप किसका साथ ना दो, आप अमेरिका का साथ, रसिया का साथ ना दो, नहीं तो इसके लिए आपको भी इसका फल भुगतना पड़ेगा। तो वही चीज़ है, थोड़ी सी चीज़ें थी और कोई डीप में वहाँ पे था नहीं डिस्कशन, ठीक है। अब यह है कि कम हो रहा है भारत का आयात रूस की हिस्सेदारी, मतलब हम जो है वो स्वदेशी निर्मित करने जा रहे हैं, जिससे क्या है कि हमारा जो रूस के ऊपर डिपेंडेंसी थी हथियार को लेके, ठीक है, और मिसाइलों को लेके, उसका जो है हम कम से कम करते जा रहे हैं, ठीक है। तो यही था। नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल इस पेज में नहीं है, इस पेज के अंदर भी नहीं है, इस पेज के अंदर भी नहीं। तो आज के लिए इतना ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल था जिसको हमने डिस्कस किया डिटेल में, ठीक है। यदि आप हमारे चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आप हमें कमेंट कर सकते हैं, और यदि आपने आंसर राइटिंग कब चालू करना चाहिए वाला वीडियो आपने नहीं देखा है तो वाला वीडियो आप जरूर देख लें, जिससे कि आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि किस तरह से आपको स्टडी करनी चाहिए। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।